Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of May 2022, Monday. Motivation of the day is perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. GST mop-up touches new high of rupees 1.68 trillion. First time since the introduction of tax regime in 2017. The GST collection touched a record high in the month of अप्रैल. तो अप्रैल के महीने में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.68 ट्रिलियन रुपीस तक का पहुंच गया है. और जब से जीएसटी रोल आउट हुआ यानी 2017 से लेकर के अभी तक ये अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट कलेक्शन रहा है. जो पिछला हाईएस्ट कलेक्शन था, जो पिछला रिकॉर्ड था, वो कितना था? दैट वाज 1.5 ट्रिलियन, जिसको ब्रीच करते हुए इस बार यानी अप्रैल के मंथ में जीएसटी कलेक्शन 1.68 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले महीने यानी मार्च के कंपैरिजन में 26,000 करोड़ ज़्यादा है. तो अप्रैल में 26,000 करोड़ का ज़्यादा कलेक्शन हुआ इन कंपैरिजन टू द March month as per the recent data released by finance ministry. तो मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 1.42 ट्रिलियन का जीएसटी कलेक्शन हुआ था. तो अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है एंड दैट इज़ वाई जीएसटी कलेक्शन इज़ इंक्रीजिंग. तो जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन के बावजूद भी अगर इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो वो अभी फ़िलहाल के लिए निगेटिव ट्रेंड में नहीं गई. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न और सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर दिस इज़ द इंडियाज़ पॉपुलेशन. इंडिया की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है कि जो डिमांड है सर्टेन प्रोडक्ट्स की वो कभी भी डाउन नहीं होती. हालांकि इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स भी रहे इस बार, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. कुछ रिसेंटली जीएसटी में जो फेक बिल्स के जो इश्यूज आए थे, चैलेंजेस आए थे, जहाँ पर एक्सपोर्टर्स जो थे या जो सेलर्स थे, दे वर एक्चुअली जनरेटिंग द फेक बिल्स, फेक इनवॉइसेस इन ऑर्डर टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बहुत टाइट किया था, जिसकी वजह से कंप्लायंसेस मेजर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है. तो जो मिनिस्ट्री है उसका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द टाइटनिंग ऑन द कंप्लायंसेस मेजर एंड द क्रैक डाउन ऑन जीएसटी इवेडर्स एंड फेक बिल्स, देयर इज़ एन इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन. इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि क्योंकि ये मंथ जो अप्रैल का मंथ है, इसमें अगर कलेक्शन को ध्यान से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के जो करेक्शंस हुए हैं, क्योंकि दैट वाज द फाइनेंशियल ईयर एंड, जितने भी ड्यूज़ और पेंडिंग्स थे, जो ईयर एंड के एडजस्टमेंट थे, उन सब की वजह से ये इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, मोर स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो बहुत सारे रीज़न इसके दिए जा रहे हैं कि कंप्लायंसेस मेजर इंक्रीज़ किए गए, उनको टाइट किया गया, जो इवेडर्स थे, फेक बिल्स थे, उस इशू को टैकल किया गया, एयर एंड एडजस्टमेंट रहे, हाई ग्रोथ देखने को मिली. बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से जीएसटी ने 1.68 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया इन द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स रोल आउट. और अगर इसी अप्रैल 2022 के जीएसटी रोल आउट को या जीएसटी कलेक्शन को देखा जाए तो पिछले ईयर्स के अगर कंपेयर किया जाए तो अब 20% ज़्यादा, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अप्रैल मंथ से अगर हम देखें तो 20% हायर कलेक्शन देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर. And this is the bifurcation in terms of central GST, state GST and IGST. और कितना कलेक्शन सेस से हुआ, तो इसका सेग्रीगेशन या बाइफर्केशन भी दिया हुआ है. और मिनिस्ट्री इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही है कि बिकॉज ऑफ द डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ हैज़ बीन रिजॉल्व, स्पेशली जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इशूज़ थे, कंप्लायंसेस को लेकर के, रिटर्न फाइलिंग को लेकर के, इन्फोर्समेंट को लेकर के, उन पर काम किया मिनिस्ट्री ने, जिसका इम्पैक्ट हमें इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन के फॉर्म में दिख रहा है. तो दिस इज़ द जीएसटी कलेक्शन सिंस अप्रैल 2021 to April
2022 और हम क्लियरली फ्लैक्चुएटिंग ट्रेंड्स देख सकते हैं। ऑल्दो अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, नॉट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, लीनियर इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन में मंथ वाइज मंथ देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स में इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो इंडिया का जो फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है दैट इज़ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया गया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में यूपीआई से जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंक्रीज होकर के 5.58 बिलियन तक पहुंच गए हैं। और वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो 9.83 ट्रिलियन रुपीज़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए। और मार्च का डेटा देखें तो मार्च में भी यूपीआई ने एक रिकॉर्ड रजिस्टर किया था 5 बिलियन ट्रांजैक्शंस का, फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स और सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। और अप्रैल में ये 3.3% ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और 2.36% ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इन कंपैरिजन टू द मार्च मंथ। तो ये हम देख सकते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो नंबर जो बेसिकली स्मॉल डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है, और हम भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट का फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल लास्ट 3 महीनों से कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये डेटा भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स में रिकवरी इंडिकेट कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड पैक्ट टू फैसिलिटेट ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू यूएई किक्स ऑफ। 18 फरवरी को इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के बीच में जो ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था वो मई 1 से यानी कल से वो इन्फोर्समेंट में आ गया है। किसी भी इंटरनेशनल पैक्ट या इंटरनेशनल एग्रीमेंट में 3 फेजेस होते हैं। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बात करूं तो कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन करता है तो 3 फेज जनरली होती। पहली साइनिंग, सिग्नेचर कि दोनों कंट्रीज उस पर्टिकुलर डील को साइन करते हैं आफ्टर सो मैनी नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन। दूसरा होता है रेटिफिकेशन कि उस पर्टिकुलर जो डील जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको वहाँ की पार्लियामेंट ने रेटिफाइड किया है। एंड तीसरा होता है इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन की फाइनली वो जो एक्ट जो पैक्ट और जो डील साइन हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो अब इम्प्लीमेंट होगा। तो इन जनरल 3 फेसेस होती हैं। कई बार हम देखते हैं ऐसा होता भी है कि कंट्रीज़ जो हैं वो साइन तो कर लेते हैं कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल डील, बट उसको रेटिफाई नहीं करते, और जब तक वो रेटिफाइड नहीं होती पार्लियामेंट के थ्रू, मोर स्पेसिफिकली इन इंडिया, वो इन्फोर्समेंट में नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं जो कि जिसका इंडिया सिग्नेटरी तो है बट इंडिया ने अभी उसको रेटिफाई नहीं किया, तो उसका इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन अभी इंडिया में नहीं हुआ है। लेकिन यूएई के साथ जो 18 फरवरी को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था वो फ़िलहाल के लिए कल से यानी मई 1 से वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गया है विद ऑल कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोसेस सराउंडिंग द पैक्ट। और इसी लाइन में कल फर्स्ट कंसाइनमेंट्स ऑफ द गुड्स जिसमें ज्वेलरी प्रोडक्ट्स थे इस पर्टिकुलर ट्रेड पैक्ट के तहत, जिसको हमने नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप CEPA, तो कल पहला कंसाइनमेंट रिलीज़ किया गया इंडिया के साइड से, और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस विल अट्रैक्ट द ज़ीरो कस्टम ड्यूटी एज पर द न्यू ट्रेड पैक्ट CEPA बिटवीन इंडिया एंड UAE, और जो कि बहुत जल्द इवन शायद कल ही UAE पहुंच गया। तो पहला कंसाइनमेंट जिसने कि CEPA के तहत ज़ीरो कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट करी है वो मई 1 को UAE के पोर्ट को हिट कर चुका है। इट मीन्स नाउ फाइनली एंड लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली दिस पर्टिकुलर CEPA हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और अगर टाइप ऑफ गुड्स की बात करें तो ज्वेलरी, जेम्स, ये इंडिया और UAE के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट कमोडिटी है। इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू UAE, इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक सब्सटैंशियल पोर्शन कवर करता है ये गुड्स। और ऐसा कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर डील के तहत सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस सेगमेंट को ही होने वाला है।
सो दीज आर द स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, जहाँ पर ज़ीरो कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट होगी, मार्केट एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होगी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की इंडिया के साइड से। और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 90% जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो बेनिफिट होंगे फ्रॉम दिस डील विद यूएई। UAE has offered overall duty elimination on more than 97% of tariff line, corresponding to 99% India's export in terms of value. सो ये UAE ने ऑफर किया है अंडर CEPA। तो अब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट इंडिया या इंडियन एक्सपोर्ट पर कितना पड़ता है ये आगे आने वाले कुछ टाइम पीरियड बाद देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो ये डील है CEPA ये वर्थ $100 बिलियन तक की जो वैल्यूएशन डील है या बायलैटरल ट्रेड है उसको इम्प्रूव करेगा, कि जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और UAE के बीच में है वो $100 बिलियन तक का जाएगा बिकॉज ऑफ दिस CEPA। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, बट एक्चुअल में कितना होगा ये थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा 2-3 और इंटरनेशनल ट्रेड से या इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है उसको भी हम इसी आर्टिकल में कवर करेंगे। इंडिया मॉरिशस पैक्ट में इंक्लूड सेफ गार्ड मैकेनिज्म प्रोविजन। सो इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अप्रैल 1 से फोर्स में आ चुका है, उस पैक्ट को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सोर्सेज का ये कहना है कि डोमेस्टिक स्पेशली इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनको सेव करने के लिए इस एग्रीमेंट में सेफ गार्ड मैकेनिज़्म इंश्योर किया जाएगा या प्रोविजंस इंश्योर किए जाएंगे, जिससे कि मॉरिशस से जो सडन सर्ज हो इंपोर्ट्स का वो उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सफ़र ना करें, वो कोलैप्स ना करे। तो एज पर द सोर्सेज देयर आर safeguard mechanism related provisions to protect the domestic industry from the sudden surge in imports of goods। so मॉरिशस से एकदम से सर्ज ना हो जाए, एकदम से जो इंडियन मार्केट है वो मॉरिशस प्रोडक्ट से ना भर जाए, इसके लिए प्रॉपर सेफगार्ड मैकेनिज्म रखे जाएंगे अंडर दिस पैक्ट जो कि अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, फोर्स में आ चुका है। तो किस तरह के गुड को कंसेशनल ड्यूटीज़ के अंदर रखा जाएगा, किस तरह के नहीं रखा जाएगा, उस पर दोनों ही कंट्रीज़ पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी स्टडीज़ के बाद ही इस पर्टिकुलर पैक्ट में एक्चुअली में काम होगा। हालांकि बाय लॉ इट हैज़ बीन इन फोर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी इन पर्टिकुलर न्यूज़ कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी ऑन टेबल एज PM विजिट यूरोप। तो रिसेंटली UK और EU के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इंडिया में विज़िट करी थी और हमने कहा था कि इंडिया भी बहुत जल्दी एक विज़िट पे करने वाला है EU में। और जब ये हमारे PM वापस आएंगे इसके बाद एक जर्मनी की विज़िट भी, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया को वेलकम कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन कंट्रीज़ या EU गए हैं वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इशू डील किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट इशू जिसको इंडिया रेस करेगा या डिस्कस करेगा, दैट विल बी द एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है अभी इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरह से क्रूड ऑयल, गैस और अदर एनर्जी मिक्स के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इंडिया की जो सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इस बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं यूरोप, तो वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो डिस्कस किया जाएगा वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, कि जिस तरह से इंडिया की डिपेंडेंसी है रशिया पर फॉर क्रूड ऑयल, उसको देखते हुए इंडिया कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि जो इंडिया का जो इम्पोर्ट मिक्स है या बोल सकते हैं जो कंट्रीज है जिससे इंडिया इंपोर्ट करता है, मोर स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। तो एनर्जी के अलावा कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे किस तरीके से इंपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए, उनसे किस तरीके से सपोर्ट लिया जाए फॉर इंश्योरिंग द एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा दोनों ही जो रीजन्स हैं दे विल वर्क ऑन और दे विल डेलिबरेट ऑन इंटेंशन टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। तो बिजनेस ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड भी बहुत सारे नेगोशिएशन होंगे, बाकी इंडिया की प्रायोरिटी एनर्जी सिक्योरिटी ही रहेगी इस विजिट में। अब क्या डिस्कस होता है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे होंगे तो इसके बाद देखने को मिलेगा किस तरह की डील्स एक्चुअली में साइन होती हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट एलाइज पाम ऑयल शॉर्टेज फियर्स। रिसेंटली हमने देखा कि इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम ऑयल के
एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बैन कर दिया है अपने यहाँ से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट। और इस एक्सपोर्ट बैन के बाद से इंडिया और मलेशिया में जिस तरह से एक्सपोर्ट बैन लग रहा है पाम ऑयल को लेकर के, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इंडिया में पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, शॉर्टेज एक क्राइसिस जनरेट होगा, क्योंकि इंडिया में पाम ऑयल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एडिबल ऑयल, बहुत सारे जो एडिबल ऑयल हैं उसमें मिक्स करके इसको यूज़ किया जाता है। और इंडिया में पाम ऑयल की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा नहीं है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। और अगर हम देखें तो इंडोनेशिया मलेशिया जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। हालांकि जो इन दो कंट्रीज़ के अलावा अदर रीजंस भी हैं जहाँ से इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। बट रिसेंटली इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज़ ने बैन इम्पोज किया है। फर्स्ट बैन जो इम्पोज किया गया था वो डिओडोराइज और रिफाइंड पाम ऑयल पर किया गया था, लेटर ऑन उसको क्रूड पाम ऑयल पर भी एक्सटेंड कर दिया गया। और इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है संडे को, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि कंट्री के पास सफिशेंट स्टॉक है पाम ऑयल और एडिबल ऑयल का, अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मिलियन टन एमटी का एडिबल ऑयल 2.1 एमटी एडिबल ऑयल स्टॉक में अवेलेबल है एट प्रेजेंट। और इसके अलावा 1.2 एमटी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पोर्टेड दिस मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन टन्स का जो एडिबल ऑयल है वो गवर्नमेंट के पास स्टॉक में है। एंड दिस स्टॉक इज सफिशिएंट टू कवर द लीन पीरियड ओनिंग टू द बैन ऑन एक्सपोर्ट बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी को क्लियर कर दिया कि जबकि वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल कौन है, इंडोनेशिया, उसके बैन के बाद ये ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अगेन इंडिया में जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइसेस जो हैं फिर से शूट करेंगे। बट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, एटलीस्ट तब तक का स्टॉक है कि जब तक कि इंडोनेशिया ने बैन को ओवर नहीं कर, जो भी पीरियड इंडोनेशिया ने डिसाइड किया या इंडिया अपने जो सोर्सेस हैं उनको डाइवर्सिफाई करे, इंडोनेशिया पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करके अदर कंट्रीज से पाम ऑयल को इंपोर्ट करे, तब तक के लिए इंडिया के पास जो तब तक का जो पीरियड है उस पीरियड के ड्यूरेशन में इंडिया के पास सफिशिएंट ऑयल रिजर्वॉयर्स या ऑयल स्टॉक अवेलेबल है एडिबल ऑयल के केस में। So globally and also in India, palm oil is used in things from cake, frying fats to cosmetics and cleaning products. अब सोर्सेस का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है इस पर्टिकुलर इशू पर कि इंडिया ने जब कहा कि इंडिया के पास 3.1 एमटी का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कब तक इंडिया इस बैन को सस्टेन कर पाएगा। ये जो 3.1 एमटी का जो स्टॉक है भी अवेलेबल, ये कब तक चलेगा, ये स्टॉक पाइल्स कब तक एक्चुअली इंडिया यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडोनेशिया की जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ अलग ही दिख रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडोनेशिया के पास सफिशिएंट स्टॉक है पाम ऑयल। अगर इंडोनेशिया चाहे तो अपने जो एक्सपोर्ट है वो इनिशिएट कर सकता है, एक्सपोर्ट फिर से स्टार्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कंटिन्यू रख सकता है। बट एक्चुअली इंडोनेशिया इज सिटिंग ऑन द स्टॉक पाइल ऑफ पाम ऑयल। इंडोनेशिया इंटेंशनली पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया चाहता है कि पाम ऑयल की एक शॉर्टेज जनरेट हो ग्लोबल लेवल पे। और उस शॉर्टेज के बाद क्या होगा? अगर सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होगी तो डेफिनेटली शॉर्टेज होगी, पाम ऑयल की क्राइसिस होगा, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो शूट करेंगे। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम जो होता है, प्राइस इंक्रीज करेंगे, प्राइस शूट करेंगे। इन दैट केस द इंडोनेशिया विल एक्चुअली टेक द एडवांटेज ऑफ दिस इंक्रीज्ड प्राइस, और उस समय इंडोनेशिया जो है वो सप्लाई इंश्योर करेगा या एक्सपोर्ट बैन को रिमूव करेगा। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटेंशनली इंडोनेशिया जो है वो प्राइस को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टेज की सिचुएशन जनरेट कर रहा है। But the development has spooked the Indian edible oil market because palm oil comprises almost 70% of India's annual edible oil import. तो इन सारे एनालिसिस के बावजूद भी कि इंडोनेशिया इंटेंशनली ये कर रहा है, गवर्नमेंट के पास सफिशेंट रिसोर्सेस हैं, एडिबल ऑयल के जो रेट हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। और पाम ऑयल की इंपॉर्टेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी एडिबल ऑयल हैं इंडिया में, एनुअल अगर एडिबल ऑयल का इंपोर्ट्स देखा जाए तो 70% जो है वो केवल और केवल पाम ऑयल इंपोर्ट होता है एडिबल ऑयल्स के केस में। और जिस नंबर्स में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 MT एनुअली एडिबल ऑयल पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया, और जिसमें 45%
केवल और केवल इंडोनेशिया करता है। तो कहीं ना कहीं इस पैंडमिक के ड्यूरेशन में और इंटरनेशनल सिनेरियो के केस में इंडिया जैसे और अदर कंट्रीज़ को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि इस समय सप्लाई चेन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते इन केस ऑफ एनी कमोडिटी, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे वो एडिबल ऑयल हो। अभी तक क्रूड ऑयल के केस में हम ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, बट अब पाम ऑयल के केस में भी ये इश्यूज जनरेट होने लगा है। इंडोनेशिया पर 45% की डिपेंडेंसी है इंडिया की, तो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया का बैन जो वो इंडिया को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा। बट इस ड्यूरेशन में इंडिया ने एक लेसन तो लर्न ही कर लिया है कि डाइवर्सिटी ऑफ सप्लाई चेन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिलायंस ऑन वन कंट्री, चाहे वो हमारा कितना भी फ्रेंडली कंट्री हो, बहुत ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक एंड सोवरेन डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया। तो फिलहाल के लिए इंडिया ने कहा है, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल है जब तक कि बैन जो है वो स्मूदन नहीं हो जाता। इंडिया आगे कैसे मेंटेन करेगा प्राइस को, कैसे अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि इंडिया के पास पाम ऑयल के अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इनका प्रोडक्शन भी इंडिया इंक्रीज़ कर रहा है जस्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। बट हालांकि ये सब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल जो पाम ऑयल का जो क्राइसिस है हो सकता है उसको इंडोनेशिया लेवरेज कर ले जाए। ये तो बात रही पाम ऑयल की। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल प्राइसेस की, क्रूड ऑयल की जो फ्यूल है इंडिया में उसके प्राइसेस की बात करें तो उसको लेकर के भी एक न्यूज़ है। ATF प्राइस अप 3.2%, LPG फॉर कमर्शियल यूज़ रुपीज़ 102.5। तो जेट फ्यूल के प्राइसेस संडे को 3.22% तक बढ़ गए, एंड दिस इज़ द 9th स्ट्रेट इंक्रीज दिस ईयर टू ऑल टाइम हाई। और कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर इज़ अ सर्ज इन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। तो ATF का जो प्राइसेस है जिसको हम बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, द फ्यूल दैट हेल्प्स द एरोप्लेन्स टू फ्लाई वॉज हाइक्ड बाई रुपीज़ 3,649.13 पर किलोमीटर। तो ये अमाउंट में इंक्रीज है, यानी 3,650 अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको 50 काउंट कर सकते हैं, 49.13 को 50 ले सकते हैं, तो 3,650 पर किलोमीटर तक प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है ATF के। और इसकी वजह से इस समय अगर हम देखें तो जो ओवरऑल प्राइसिंग आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,680, नॉट 11,000, 1,16,851.46 per kilometer in the NCR region according to the recent price notification by state fuel retailers। ओवरऑल आपको ये डेटा याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना हाँ ज़रूर याद आता है कि 3.2% का इंक्रीज़ हुआ है ATF में, और ये इस साल के नाइन्थ इंक्रीज़ जिसकी वजह से अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है इन टर्म्स ऑफ द ATF प्राइस इंक्रीज़, और जिसकी वजह से जो पैंडमिक में एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी थी, रिकवरी के एंटिसिपेशन किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी फिर से हॉल्ट सिचुएशन पर आ गई है, चैलेंजिंग हो गई, क्योंकि जिस तरह से ATF के प्राइस बढ़ रहे हैं उतने नंबर्स में जो पैसेंजर फुटफॉल है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। और इसके अलावा LPG का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके भी रेट बढ़े हैं। तो ऑल दीज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट एंड इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड अदर सैंक्शन बाय वेस्टर्न कंट्रीज ऑन रशिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वेस्टेज इन वेलफेयर एंड सब्सिडी स्कीम, गवर्नमेंट क्रैक्स द विक्स। So finance ministry has asked the various line ministries, entities and departments responsible for implementing subsidy and welfare schemes to cut down the wasteful expenditure expeditiously। अब गवर्नमेंट के पास क्योंकि फाइनेंस की कमी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोग्राम्स में, सब्सिडीज़ में एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना ही करना, जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो भी मेंटेन करना, तो बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस हैं। तो अब गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को, एंटिटीज़ को बोला है कि अगर आप किसी भी तरह की सब्सिडी या वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो माइंड द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जो वेस्टेज है उसको माइंड करें, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। क्यों? इवन एज अ सेंटर फेसेस हायर बजट फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन ड्यू टू द ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन।
और इस समय गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो किसी भी तरह के फूड के केस में, ट्रांसपोर्टेशन के केस में, किसी भी तरह के वेलफेयर के में जो भी तरह की स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं उसमें फ़िलहाल के लिए आप वेस्टेज को रिड्यूस करें। सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दे दिए गए हैं। एंड दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, मनरेगा एंड पीएम किसान, जो कि फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं और सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के। तो देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बजटेड एक्सपेंडिचर कितना था, एक्चुअल कितना हुआ, 22 में बजटेड एक्सपेंडिचर कितना था, एक्चुअल कितना है, और 23 का जो बजटेड है वो कितना प्लान है। एक्चुअल तो लास्ट में पता चलेगा, अप्रैल 2024 में जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ये पता करेंगे कि एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ वेलफेयर और सब्सिडी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। बट फिलहाल के लिए लास्ट 2 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है कि बजटेड कितना है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। और दोनों ही साल के केसेस में अगर हम देखें तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर रहा है वेलफेयर और सब्सिडी के केस में, स्कीम्स में, वो बजटेड से बहुत ज़्यादा रहा है। बजटेड जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे फूड में, इतना सब्सिडी देंगे फर्टिलाइज़र को, मनरेगा में इतना एलोकेशन करेंगे, पीएम किसान में एलोकेशन करेंगे, उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली हायर अगर आप देखें तो। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार भी मिनिस्ट्रीज़ को डायरेक्ट किया है कि वेस्टेज को रिमूव करिए, जैसे कि एडिशनल एलोकेशंस ना करने पड़े, गवर्नमेंट पर जो बर्डन आ रहा है फाइनेंस पर वो ना आए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ऑटो फर्म्स फील द बाइट ऑफ चाइना कब। सो ऑटो मेकर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे किस चीज़ से, चिप शॉर्टेज को लेकर के, चाहे वो हमारे 2 व्हीलर्स हों या हमारे 4 व्हीलर्स हों। इसके बाद से जो ऑटो मेकर्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू लिफ्ट सेल इन द फर्स्ट मंथ ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर एज द फ्रेश स्कैसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर हार्मस्ट्रंग द प्रोडक्शन। और ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि जो चिप्स का, जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है ये इस साल के यानी इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होगा। बट जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन चाइना में बढ़ रहा है और जिस तरह से अथॉरिटीज़ जो हैं वो लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रही हैं, फैक्ट्रीज़ को शट डाउन किया जा रहा है, ट्रैफिक जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, उसको लेकर के जो सप्लाई को इम्पैक्ट, जो सप्लाई इम्पैक्ट हो रही है चिप्स की, सेमीकंडक्टर्स की, उसकी वजह से ऑटो फर्म्स जो हैं वो फिर से शॉक की सिचुएशन में चली गई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट हो रही हैं, फैक्ट्रीज क्लोज डाउन हो रही हैं, जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है चिप्स की, जो एटलीस्ट जो अवेलेबल है उनकी भी सप्लाई इंश्योर नहीं हो पा रही, और जिसका इम्पैक्ट हमें फ्रेश चिप स्कैसिटी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि बहुत टाइम से स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, उसको और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो चाहे वो मारुति सुजुकी हो, हुंडई हो, होंडा हो, टाटा मोटर्स हो, टोयोटा हो या एमजी मोटर्स हो, सबके केस में जो प्रोडक्शन है वो निगेटिव हुआ है, परसेंटेज चेंज इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर वो रिड्यूस हुआ है प्रोडक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ISME लाइनअप ₹22,900 करोड़ फॉर सेमीकंडक्टर यूनिट। और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ऐसा नहीं कि इसी बार जनरेट हुई है, पिछले 1-1.5 साल से सेमीकंडक्टर या चिप जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं की शॉर्टेज चल रही है, और उसको लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी और बहुत सारी स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करी थी। PLI स्कीम भी सेमीकंडक्टर के केस में लाई गई है, और इसके तहत इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्शियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ISME बोलते हैं, तो ISME इज़ ऑल सेट टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन, जो कि 22,900 करोड़ फंड जो है वो कर्नाटक में इन्वेस्ट करने जा रहा है टू इस्टेब्लिश और टू सेटअप द चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लान। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया कि अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कर्नाटका में फॉर मैन्युफैक्चरिंग द chip or semiconductor units, and this will be the nation's first largest investment in case of सेमीकंडक्टर। और जो सेंटर का जो मिशन है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर रिलायंट बनाना है, उसके केस में ये पहला स्टेप है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, होलसेल सेल ऑफ अंबुजा सीमेंट ACC टू बी द बिगेस्ट एग्जिट ऑफ MNC फ्रॉम इंडिया। सो मस्ट टाउक सेल ऑफ अंबुजा सीमेंट एंड ACC बाई होलसेम। होलसेम मॉरिशस ग्रुप है जो कि अपने जो सेल्स हैं, जो अपना स्टेक है अंबुजा और ACC में, उसको सेल करने जा रहा है और इंडिया से एग्जिट करने का प्लान है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो ग्रुप विल सी द सिंगल बिगेस्ट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम द कंट्री इफ़ 2 सीमेंट फर्म्स आर एक्वायर्ड बाई इंडियन इन्वेस्टर्स। तो अगर अंबुजा ACC मिल जाते और होलसेम अपना ग्रुप सेल कर देता है, इन दैट केस
This will be the largest exit of MNC from India. So the deal valued nearly $10.35 billion will put the Shade Cairn Energy PLC exit from India in 2010 when it sold Cairn India to Vedanta Group for $4.49 बिलियन। ये 2010 में जो डील हुई थी अभी तक की सबसे बड़ी एग्जिट थी एमएनसी की। बट अगर ये डील अंबुजा सीमेंट और एसीसी की एग्जीक्यूट होती है, जो कि होलसेल जहाँ पर अपने शेयर्स जो है वो सेल कर देगा इंडियन इन्वेस्टर्स को, इन दैट केस दिस विल बी द लार्जेस्ट एग्जिट ऑफ एमएनसी इन केस ऑफ इंडिया। तो इससे पहले केयर इंडिया ने को वेदांता ने खरीदा था, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.49 बिलियन की ये डील हुई थी। और इंडिया अब इस केस में अंबुजा और एसीसी के बीच में जो डील है, जहाँ पर होलसेम जो है वो अपना स्टेक सेल कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली $10.35 में, तो ये सबसे अभी तक की सबसे बड़ी डील होगी। 26% का अप्रॉक्सीमेटली स्टेक है, दोनों को ही ओपन ऑफर दिया गया है, अंबुजा को भी और एसीसी को भी। लेट्स सी ये डील एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है या नहीं। सो ऑल दीज आर द रेफरेंसेस। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.